हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑफ एनालॉग सर्किट। आज के क्लास में हम डार्लिंगटन पेयर एंड बूथ स्ट्रैपिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें आज डार्लिंगटन पेयर, ट्रांजिस्टर और बूथ स्ट्रैकिंग के बारे में पढ़ना है, तो आवश्यक है कि कैस्केडिंग ऑफ ट्रांजिस्टर को हम अच्छी तरह से समझ लें सो डैट कि हम डार्लिंगटन पेयर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर हम लोगों ने लिया है और वो तीनों ट्रांजिस्टर आपस में कैस्केडिंग फॉर्म में जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ट्रांजिस्टर को हमने एज ए इनपुट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर रखा है। तीसरे ट्रांजिस्टर को हमने आउटपुट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर रखा है और बीच में हमने जो बीच का एम्पलीफायर है उसको हमने इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर रखा हुआ है। इस तरह से हो सकता है कि आपके पास nth नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आपस में जुड़े हुए होंगे एंड द फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ऑपरेशन के लिए। तो जो पहला ट्रांजिस्टर होगा वो आपको इनपुट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर कहलाएगा और जो आखिरी ट्रांजिस्टर होगा वो आपका आउटपुट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर होगा। और इन बिटवीन द फर्स्ट एम्पलीफायर एंड लास्ट एम्पलीफायर के बीच में जितने भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होंगे वो इंटरमीडिएट स्टेज के एम्पलीफायर कहलाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे 3 एम्पलीफायर लिया है। पहले का करंट गेन एंड वोल्टेज गेन AI1 एंड AB1 है। उसी तरह से आपका सेकेंड ट्रांजिस्टर इंटरमीडिएट स्टेज एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन एंड करंट गेन AB2 एंड AI2 है एंड थर्ड स्टेज का वोल्टेज गेन एंड करंट गेन AB3 एंड AI3 है। फर्दर वी कैन से I1 जो है वो फर्स्ट स्टेज का इनपुट करंट है एंड V1 जो है इनपुट वोल्टेज है फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर का। इन द सेम मैनर जो आउटपुट करंट निकल रहा है फर्स्ट स्टेज से वो इनपुट को फीड हो रहा है इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर को, और जो आउटपुट वोल्टेज है और ऑफ फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर है एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर है उसके वो वोल्टेज आपका V2 है एंड आउटपुट ऑफ द सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर इज़ I3 एंड ये I3 जो है वो थर्ड स्टेज ऑफ एम्पलीफायर दैट इज़ द आउटपुट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर को फीड कर रहा है एंड सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर का वोल्टेज एंड इनपुट आउटपुट वोल्टेज एंड थर्ड स्टेज एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज V3 है एंड जो आउटपुट ऑफ थर्ड स्टेज एम्पलीफायर है दैट इज़ द V0 एंड आउटपुट करंट इज़ I0 दिया हुआ है। अगर इस तरह के फॉर्म से आपका ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ है तो उसको हम कैस्केडेड कहते हैं कि एक स्टेज का जो वोल्टेज है वो दूसरे स्टेज के आउटपुट वोल्टेज है वो दूसरे स्टेज के आउटपुट इनपुट वोल्टेज फीड होगा एंड द करंट ऑफ द वन स्टेज आउटपुट इज़ जो है वो फीड होगा सेकंड स्टेज के इनपुट पोर्ट को। तो अगर हम देखना चाहें कि जो ओवरऑल करंट गेन है इस तीनों इस कैस्केडिंग स्टेज ऑफ एम्पलीफायर का तो वो क्या होगा, तो हम का ओवरऑल करंट गेन हम देख सकते हैं AI इज इक्वल टू जो आउटपुट करंट निकला और जो इनपुट फीड किया गया है। तो आउटपुट करंट यहाँ पे I0 है और इनपुट यहाँ हम फीड कर रहे हैं I1, सो I0 बाई I1। फर्दर वी कैन राइट लाइक दिस कि I0 यहाँ I0 ले लेते हैं और I3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं I3 करंट से एंड इन द सेम वे I2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं I0 बाई I3 एंड I3 बाई I2 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ I2 बाई I1 एंड अगेन व्हाट वी कैन राइट लाइक दैट कि I0 बाई I3 आपका बेसिकली AI3 करंट गेन ऑफ थर्ड जो आउटपुट स्टेज का करंट गेन है वो एक्चुअली कहलाएगा। तो ये I0 बाई I3 इज़ द AI3 हो गया। इन द सेम मैनर I3 बाई I2 तो सेकेंड स्टेज का जो गेन होगा AI2 वो I3 बाई I2 होगा और इन द सेम मैनर जो फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर गेन होगा करंट एम्पलीफायर गेन होगा दैट इज़ द I2 बाई I1 होगा। So in the same manner we can write the current gain is
overall current gain is equal to the individual multiplication of individual current gain of each stage of amplifier. तो यहाँ AI जो है इज इक्वल टू AI3 इंटू AI2 इंटू AY1 हम लिख सकते हैं। उसी को अगर हम dB में लिखना चाहें तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 20 log AI, एंड जो आपका मल्टीप्लिकेशन टर्म है वो लॉग में एडिशन के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो 20 log AI1 प्लस 20 log AI2 प्लस 20 log AI3। अगर ये करंट गेन की जगह अगर पावर गेन होता है तो यहाँ पे 20 की जगह हम 10 log का इस्तेमाल करते हैं। इन द सेम मैनर जो वोल्टेज गेन है उसको भी हम लिख सकते हैं। ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ दिस कैस्केडेड एम्पलीफायर would be V0 by V1, so we can write like V0 by V1, और उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं V0 by V3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया हमने, और यहाँ पे V2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया और इसको अरेंज कर दिया इन सच ए मैनर दैट V0 by V3 इज़ AV3, the voltage gain of third stage of the amplifier, and V3 by V2 is the second or intermediate stage of the voltage gain of the amplifier, and V2 by V1 is the input stage of voltage gain of the amplifier. So we can write like the overall voltage gain of this cascaded amplifier is the multiplication of the individual voltage gain of each stage of the amplifier. So AV is equal to AV3 into AV2 into AV1। सो अगर आपको किसी एम्पलीफायर जो कैस्केडेड फॉर्म में कनेक्टेड है और आपको ओवरऑल करंट गेन निकालना है तो इंडिविजुअल करंट गेन को हम क्या करेंगे, या इंडिविजुअल करंट गेन या वोल्टेज गेन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ओवरऑल करंट गेन मिल जाएगा। और आपको अगर डीबी में निकालना है तो डीबी में हम 20 log AV और इंडिविजुअल का जो लॉगरिथमिक वैल्यू जो है 20 log दैट वोल्टेज गेन उसको ऐड करेंगे, तो सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन इन डीबी। ओवरऑल पावर गेन की बात करें तो ओवरऑल पावर गेन को हम ओवरऑल वोल्टेज गेन और ओवरऑल करंट गेन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। और ओवरऑल वोल्टेज एंड करंट गेन आपको क्या इंडिविजुअल के मल्टीप्लिकेशन ऑफ गेन से आपको मिल रहा है। और एंड आप इफ़ हम ओवरऑल गेन एंड वोल्टेज गेन हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम ओवरऑल पावर गेन को भी वोल्टेज गेन और करंट गेन को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर पावर गेन को आपको डीवी में निकालना है तो यहाँ पे 10 log से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो पर्टिकुलर जो आपका वैल्यू आएगा, तो हम 10 log AV और AI करके हम निकाल सकते हैं। और इसको फर्दर आप ब्रेक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10 log AV प्लस 10 log AI के टर्म में आप इसको ऐड हो जाएगा, एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पावर गेन इन dB ओवरऑल स्टेज कैस्केडेड स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर। हो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर को 3 मोड ऑफ ऑपरेशन में हम वर्क कराते हैं। दीज आर द कॉमन इमीटर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड एंड कॉमन बेस मोड, एंड बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन हम इस तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। और जो पैरामीटर जो है ट्रांजिस्टर के, जिस बेसिस पे हम किसी ट्रांजिस्टर को एनालाइज करते हैं, वो है इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड पावर गेन। यहाँ हमने सभी मोड ऑफ ऑपरेशन के पैरामीटर्स को कंपेयर किया है और हम 3 चीज़ों में हमने बांटा है इस कंपैरिजन को। एक, अगर इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा इन तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन में, उसको हमने वेरी हाई रेटिंग किया है, और जो मॉडरेट होगा या बीच का मतलब इन बिटवीन होगा इन दोनों के बीच का, तो उसको हाई या मॉडरेट इसको रेटिंग किया गया है। और जो सबसे कम वैल्यू होगा उस
पैरामीटर का पर्टिकुलर मोड ऑफ ऑपरेशन को, तो हमने उसे लो रेटिंग दिया है। तो अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस देखें एंड कॉमन इमीटर में हम इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस देखें, तो दैट यू विल गिव अ हाई वैल्यू voltage gain, and current gain also give a high value or moderate you can say, or because of the high value of current gain and voltage gain, जो पावर गेन होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन होता है। तो ये जो पावर गेन बिकॉज ऑफ द हाई वोल्टेज गेन एंड करंट गेन, तो पावर गेन जो होता है वो काफ़ी हाईएस्ट अमॉन्ग द 3 मोड ऑफ ऑपरेशन में आपका देगा। तो अगर आपको हाईएस्ट पावर गेन चाहिए तो हम उस कंडीशन में कॉमन इमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अगर कॉमन कलेक्टर में हम देखें तो उसकी इनपुट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है एंड आउटपुट रेजिस्टेंस उसकी सबसे कम होती है। वोल्टेज गेन देखें तो हम इसमें सबसे कम हमें मिलेगा और करंट गेन सबसे ज़्यादा इसमें हमें मिलता है। और जब हम इसका पावर गेन देखते हैं तो बिकॉज ऑफ द लो वोल्टेज गेन तो हमें पावर गेन सबसे कम मिलता है। कॉमन बेस में अगर हम देखें तो इनपुट रेजिस्टेंस इसमें सबसे कम होता है एट आउटपुट रेजिस्टेंस इसमें सबसे ज़्यादा होता है। वोल्टेज गेन भी सबसे ज़्यादा इसमें हमें मिलता है इन कंपेयर टू ऑल द 3 मोड ऑफ ऑपरेशन। एंड करंट गेन देखें तो इसमें करंट गेन आपको 1 से कम मिलता है, दैट इज़ द लोएस्ट अमॉन्ग ऑल द 3 मोड ऑफ ऑपरेशन। और अगर इसका पावर गेन देखें तो पावर गेन आपके कॉमन कलेक्टर से तो ज़्यादा होंगे लेकिन कॉमन इमीटर से कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट गेन जो है वो लो वैल्यू मिलता है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो कैस्केडिंग ऑफ ट्रांजिस्टर को हम फर्दर स्टडी करें तो यहाँ हमने 4 ट्रांजिस्टर लिए हैं। फर्स्ट स्टेज का ट्रांजिस्टर जो है दैट इज़ द इनपुट स्टेज, एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर हमने इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर लिया है, एंड फोर्थ स्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज़ द आउटपुट स्टेज एम्पलीफायर। एंड द इंटरमीडिएट स्टेज एम्पलीफायर है वो उसमें हम प्रेफरेबली यूज़ करते हैं कॉमन इमीटर का फॉर गेटिंग ए हाई वैल्यू ऑफ पावर गेन। जैसा हमें पता है कि कॉमन इमीटर जो है वो हाईएस्ट पावर गेन देता है, तो इंटरमीडिएट स्टेज में हम कॉमन इमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं सो डैट वी कैन गेट अ हाईएस्ट पावर गेन। इनपुट स्टेज में देखें तो इनपुट स्टेज में आइदर हम कॉमन कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं या कॉमन बेस का इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि हमारा जो इम्पीडेंस मैचिंग है वो अच्छे से हो। तो अगर इनपुट फर्स्ट स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको इम्पीडेंस मैचिंग कराना है, तो जो इनपुट स्टेज है, इनपुट स्टेज कहीं से फीड हो रहा है आपका, ये जो वोल्टेज जो आपको मिल रहा है वो कहीं से फीड हो रहा है, तो जहाँ से भी ये सोर्स है उसके साथ इम्पीडेंस मैचिंग होना चाहिए सो डैट कि आपका जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सके। तो अगर इनपुट इम्पीडेंस इस ट्रांजिस्टर का वेरी हाई है तो कॉमन कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉमन कलेक्टर हमारा वेरी हाई रेजिस्टेंस देता है। और आपका अगर कॉमन इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी लो है तो उस केस में हम कॉमन बेस एम्पलीफायर का इस्तेमाल करेंगे सो डैट द इम्पीडेंस मैचिंग कुड बी टेक प्लेस। इन द सेम मैनर आपका आउटपुट स्टेज भी है, उसमें भी हम या तो कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो आपका इनपुट और आउटपुट स्टेज है उसमें हम इम्पीडेंस मैचिंग कराते हैं सो डैट कि जो हमें इनपुट एक फीड हो रहा है इनपुट साइड में और हम जो आउटपुट जो ले रहे हैं वो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होना चाहिए सोर्स टू एम्पलीफायर में, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर है, और जो आउटपुट स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर टू आपका जो लोड है उसके बीच में आपका प्रॉपर पावर ट्रांसफ़र होना चाहिए, जिसके लिए इम्पीडेंस मैचिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो आउटपुट स्टेज में अगर करंट गेन आपका आउटपुट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर में रेजिस्टेंस जो आउटपुट है, बिकॉज आउटपुट रेजिस्टेंस से ही आपका लोड कनेक्ट होगा, तो आउटपुट रेजिस्टेंस अगर काफ़ी हाई है तो एज वी नो दैट
कि कॉमन बेस का आउटपुट रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, तो इस केस में हाई वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस में हम कॉमन बेस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी लो है तो उस केस में हम कॉमन कलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे ताकि इम्पीडेंस मैचिंग अच्छे से किया जा सके और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र अचीव हो सके। अगर आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं डार्लिंगटन पेयर में। सो डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर जो है वो एक कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन कलेक्टर का कॉम्बिनेशन है। सो इन डेफिनेशन वी कैन से दैट the Darlington pair is a combination of two common collector amplifier connected in such a way that the emitter of first amplifier input to the base of second amplifier, that is emitter and base are connected together in two intermediate stages। जैसे कि हमने कैस्केडेड एम्पलीफायर के बारे में अभी पढ़ा है, तो यहाँ पे भी जो ट्रांजिस्टर हैं वो कैस्केडेडली कनेक्टेड है एक दूसरे से, और जो पहला ट्रांजिस्टर का इमीटर है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से के इनपुट से कनेक्टेड है इन कैस्केडेड मैनर। एंड दिस कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर फॉलोड बाय द कॉमन कलेक्टर वी कैन से, and it is used for getting high input impedance with minimum loading effect। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि डार्लिंगटन पेयर का इस्तेमाल हम हाई इनपुट इम्पीडेंस के लिए करते हैं, और ये जो इसके बीच में जो लोडिंग इफ़ेक्ट होता है मीन्स एक स्टेज एम्पलीफायर, जैसे कि हमने अभी एक स्टेज से दूसरे स्टेज का एम्पलीफायर का कनेक्शन कैस्केडिंग पढ़ा है, तो फर्स्ट स्टेज का जो लोड हो, जो लोड में आपको जो वोल्टेज मिल रहा है वो लोड दूसरे स्टेज के इनपुट को अफेक्ट ना करे, दैट इज़ कॉल्ड द मिनिमम लोडिंग इफेक्ट। तो अगर आप डार्लिंगटन पेयर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका आउटपुट स्टेज, आपका जो आउटपुट होगा और लोड होगा वो नेक्स्ट स्टेज के इनपुट को वो इफेक्ट काफ़ी कम करेगा, दैट इज़ ए मिनिमम लोडिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले हम डार्लिंगटन पेयर सर्किट ड्रॉ करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल एनालाइज द सर्किट। सो दिस इज़ द डार्लिंगटन पेयर सर्किट इन विच हम देख सकते हैं कि जो सोर्स वोल्टेज है वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में फीड किया गया है एंड फर्स्ट ट्रांजिस्टर का इमीटर जो है सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस में फीड किया गया है एंड आउटपुट इज़ टेकन फ्रॉम द सेकेंड ट्रांजिस्टर ऑफ इमीटर। और यहाँ पे जैसा ट्रांजिस्टर पेयर जो है कॉमन कलेक्टर कैस्केडेड फॉर्म में रहते हैं, तो यू कैन सी इट हेयर दैट द इनपुट इज इन ट्रांजिस्टर T1, दैट वो सोर्स वोल्टेज इज अप्लाइड एट बेस टर्मिनल एंड आउटपुट इज टेकन इट फ्रॉम इमीटर टर्मिनल। तो here the common is the collector one, so this transistor is operating as a common collector, and if you will see the transistor T2, that is also the input is feed at base terminal and output is taken it from emitter terminal, so it is also working as a common collector. So this is a Darlington pair in which both transistors are operating as a
common collector mode. Now we can use the hybrid model analysis, and if you will see, this transistor 1 is T1 is considered, we can consider it as an input stage of this Darlington pair, and T2 is considered as a output stage or second stage of this overall circuit. So we can write like at stage 2, if we will talk about the stage 2, means we are talking about the transistor 2. So at second stage, अगर हम इसका करंट गेन फाइंड आउट करना चाहें, सो वी कैन राइट current gain at stage 2 can be denoted as AI2, and AI2 should be the current flowing through output by input, means the current consider the current is flowing here I0, so AI2 should be I0 by IB2, एंड हमने कॉमन कलेक्टर का करंट गेन ऑलरेडी ऑब्टेन किया है, सो आई एम यूजिंग द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ करंट गेन, that is AI2 is equal to 1 plus HFE. इनपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इनपुट इम्पिडेंस, तो इनपुट इम्पिडेंस एट second stage, so here we can write this is RI2, so we can write RI2 is equal to, and this input resistance will be considered as a load resistance for transistor T1, because यहाँ से we are taking the output of the T1 is the input of the T2, so जो यहाँ पे resistance हमें मिलेगा वो resistance इस T1 के लिए load resistance की तरह काम करेगा, so we can write here RI2 is equal to RL1 is equal to HIE 1 plus HFE RE. This RE is RE load resistance at, and further we can approximate here that the value of HFE is around 50, and if you will take the value of RE is 1 kilo ohm and their value is HI is approx 1.1 kilo ohm and this is 50, and this is अगर आपका 1 kilo ohm का लोड लगा हुआ है तो this term is very small as compared to this term, so we can neglect the value of HI in comparison of this term, so we can write here HIE is very less than 1 plus HFE RE, so we can neglect this, then what would we get here? RI2 is equal to 1 plus HFE RE, और हम वोल्टेज गेन अगर स्टेज 2 पे निकालना चाहें तो वोल्टेज गेन एट स्टेज 2 AV2 is equal to AI
RL by RI, AI we have already obtained 1 plus HFE, and RL is at stage 2 is RE, and RI we have already obtained 1 plus HFE RE. So if we will put it, the value of 1 plus HFE RE by 1 plus HFE RE, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड वी विल ऑब्टेन AV2 इज इक्वल टू 1. और जैसे आपको पता भी है कि कॉमन कलेक्टर का जो वोल्टेज गेन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है. फर्दर हम ओवरऑल सर्किट को सॉल्व करने के लिए और ओवरऑल करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड इनपुट रेजिस्टेंस को ऑब्टेन करने के लिए वी विल टेक सम एजम्पशन, दैट द एजम्पशन हियर that the both transistor we will assume that then they are identical one, and both transistor have identical value of hybrid parameter. So these two transistor जो आपका कंडीशन होना चाहिए फॉर डार्लिंगटन पेयर, वो दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल होने चाहिए, एंड इन दोनों के जो हाइब्रिड पैरामीटर है वो आइडेंटिकल होने चाहिए. So we proceed further considering these two assumption. So we can write here at stage 1, stage 1 means at transistor T1. So for transistor T1 we can find the value of current gain, that is AI1, and AI1 should be IB2 by IB1 is equal to, first of all we can write IE1 by IB1, or we can write IB2 by IB1 because I1 and IB2 is same. और जैसे कि हमने बोथ ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड पैरामीटर को आइडेंटिकल कंसीडर किया है, सो हियर वी कैन आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ AI1 इज इक्वल टू 1 प्लस HFE. Further we can find the value of input resistance. So input resistance here would be HIE 1 plus HFE RI. We have considered at this position is RI2, and RI2 is nothing but a load resistance for transistor T1. So RI two we can consider here. We can understand in this manner that this is transistor T1, and this is the input resistance that of RI2, which act as a load resistance for transistor T1, is equal to 1 plus HFE RE. So we have already calculated the value of RI2, and RI2 we have get the value of RI2 is equal to 1 plus HFE RE. So we can write here HIE 1 plus HFE का होल स्क्वायर इंटू RE.
and definitely this value is very larger than HIE, so we can approximate here 1 plus HFE का होल स्क्वायर RE। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो अगर सिंगल ट्रांजिस्टर कॉमन कलेक्टर यूज़ करते हैं वो 1 प्लस HFE RE आता है। यहाँ स्क्वायर ऑफ द 1 प्लस HFE आ रहा है, मीन्स द इनपुट रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग वेरी हाई। एंड इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर हम एक वैल्यू लें, इफ़ HFE इज इक्वल टू 49 if we consider and RE 1 किलो ओम लेते हैं, तो this RI you will get 50 into 50 into 1 kilo ohm, then it will come around 2.5 mega ohm, which is a very huge value। अगर आप जब सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे थे तो इट वाज कमिंग अराउंड 52 किलो ओम हमने कैलकुलेट किया था, जब कॉमन कलेक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था विथ द वैल्यू ऑफ 49 और 50 वैल्यू ऑफ HFE। यहाँ आपका वी आर गेटिंग इनपुट रेजिस्टेंस अराउंड 2.5 मेगा ओम, दैट इज़ अ वेरी हाई वैल्यू। सो वी कैन से इट हेयर दैट जो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर को हम वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, हमने पढ़ा भी था कि इट इज़ यूज फॉर गेटिंग हाई वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस रेजिस्टेंस। और अगर ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस शो करता है, इनपुट रेजिस्टेंस शो करता है ये, तो ये जो सोर्स, इससे जो भी कनेक्टेड आपके कोई भी कंपोनेंट होंगे या सोर्स होंगे, तो ये जो सोर्स होंगे वो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो काफ़ी कम होगा, जिसके कारण जो प्रीवियस स्टेज का जो लोड होगा वो इसके लोड के ऊपर, इसके इनपुट साइड पे उसका लोडिंग इफेक्ट काफ़ी कम पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ द वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस, लोडिंग इफेक्ट इसका काफ़ी मिनिमम होता है। फर्दर वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज गेन। सो सेकेंड स्टेज में हमने जो वोल्टेज गेन ऑब्टेन किया था वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर आया था। ओवरऑल करंट गेन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट। सो AV1 फर्स्ट स्टेज 1 का, एट स्टेज 1 पे हम AV1 निकालते हैं। एट स्टेज 1 पे AV1 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ V2 बाई V1 एंड दिस इज़ AI RI बाई RL1 बाई RL, and AI is equal to 1 plus HFE, RL is equal to load resistance of stage 1 is the input resistance of stage 2। so यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द लोड रेजिस्टेंस फॉर ट्रांजिस्टर 1 एंड ये आपका जो है स्टेज 2 का इनपुट रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 1 प्लस HFE RE। सो वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ RL1 1 प्लस HFE RE, and we have calculated the value of RI, that is 1 plus HFE whole square RE। so you will get it here 1। ओवरऑल करंट गेन स्टेज 1 पे आपका वोल्टेज गेन 1 आया है, स्टेज 2 पे भी 1 आया है, तो ओवरऑल करंट गेन वी कैन कैलकुलेट, सॉरी वोल्टेज गेन, ऐसा कैस्केड में हम लोग क्या करते हैं
बोथ गेन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सो वी विल गेट द ओवरऑल वोल्टेज गेन. सो वी नॉट बाई V1 इज इक्वल टू V नॉट बाई V2 इज इक्वल टू V2 बाई V1. So this is AV1 AV2 into AV1 and it will come around 1. और अगर आप देखें मीन्स इट विल कम अराउंड 1. और जनरली आपका AV का वैल्यू जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा. बिकॉज वी हैव टेकन अप्रॉक्सीमेशन हियर, बिकॉज HI का वैल्यू हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लिया है, तो जो वैल्यू जो होगा वो 1 से कम ही आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा. इन द सेम मैनर वी कैन कैलकुलेट द ओवरऑल करंट गेन. AI इज इक्वल टू I नॉट बाई इनपुट हमने लिया था IB 1 से, एंड वी कैन राइट हियर I नॉट बाई IB2 इंटू IB2 बाई IB1. So this is AI2 into AI1 and AI1 हमने 1 प्लस HFE ऑब्टेन किया था और AI2 इक्वल टू 1 प्लस HFE ऑब्टेन किया था, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस HFE का होल स्क्वायर. सो करंट गेन वी आर गेटिंग हेयर 1 प्लस HFE होल स्क्वायर. Further we can calculate the voltage gain considering the source voltage, that we can say AVS. So AVS we can write here AVS is equal to V naught by VS, और यहाँ हम लिख सकते हैं AV that we have already calculated RI by RS by RI. सो हम यहाँ देख लेते हैं, ये सोर्स रेजिस्टेंस है एंड यहाँ तक का इनपुट रेजिस्टेंस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सो दिस वैल्यू इज RI. So we can write like the voltage drop across RI and this source voltage. So we can write like AVS is equal to AV RI by RS plus RI, and it will also come around because the voltage source resistance is very less as compared to the input resistance, because the value of input resistance is very high. हमने अभी calculate किया है, it is in the range of mega ohm and source resistance would be in somewhere in kilo ohm. So it will also, if you will calculate, then AVS is coming here around 1. As RI is very greater than RS. So in the same manner for n stage, in cascade,
जैसा कि ये डार्लिंगटन पेयर है, इसमें 2 स्टेजेस ऑफ कॉमन कलेक्टर आर कनेक्टेड इन कैस्केडेड फॉर्म। तो इस तरह से अगर n नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्ट है तो उस केस में हम इसके करंट गेन को और इनपुट रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQs। वो आपको दे देंगे कि एक डार्लिंगटन पेयर है जो 3 स्टेजेस को फॉलो कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ RI और करंट गेन। सो यू कैन कैलकुलेट विद दिस जो हमने अभी कैलकुलेट किया है फॉर 2 स्टेजेस के लिए। सो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करेंगे, दैट इज़ HOE इज इक्वल टू HRE इज इक्वल टू 0, जो कंडीशन है, दैट इज़ ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, HOE RE शुड बी लेस देन 0.1। सो जो भी हमने अभी निकाला है वो अप्रॉक्सीमेट मॉडल एनालिसिस के हिसाब से निकाला। देन व्हाट वी कैन राइट हियर, फॉर एनी स्टेज 1 प्लस HFE to the power n RE, and AI is equal to 1 plus HFE to the power n। फर्दर अगर हम इस करंट गेन और इनपुट रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये HFE इज़ ऑलमोस्ट a high value than 1, so we further we can approximate here 1 को हम neglect करके कर सकते हैं HFE से। so if you want to write, you can write AI is equal to HFE to the power n, and this HFE is nothing but a current gain of common emitter, that we can say it beta to the power n। and अगर आपके पास 2 stages of transistor हैं, if n is equal to 2 and both transistor have different beta, then current gain you can calculate, that is beta 1 into beta 2। फर्दर हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़, डार्लिंगटन के प्रॉपर्टीज़ एंड डिसएडवांटेज को हम देखते हैं। सो दिस बीटा इज़ प्रैक्टिकली अवेलेबल, दैट वी कैन से दैट बीटा इफेक्टिव इज़ अराउंड 30,000। जैसा कि हमने अभी यहाँ स्टडी किया है कि n नंबर ऑफ स्टेजेस, डार्लिंगटन में आप n नंबर ऑफ स्टेजेस को कैस्केड कर सकते हो कॉमन कलेक्टर टू कॉमन कलेक्टर, एंड वी कैन ऑब्टेन द हाई वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस एंड करंट गेन वैल्यू, and this current gain is nothing but a beta of individual transistor. So the beta effective we can obtain for the Darlington pair is around 30,000. Further, the point is the Darlington integrated transistor pair are commercially available with HFE, that is beta, as 30,000, means आपको commercially आपका available है 30,000 तक Darlington transistor, and therefore it is also called super beta transistor। so ये कॉमन डार्लिंगटन पेयर को आप सुपर बीटा ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, एंड इट हैज़ अ वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेशन में देखा भी है कि इट इज़ इन द रेंज ऑफ मेगा ओम, एंड बिकॉज ऑफ द हाई इनपुट रेजिस्टेंस देयर इज़ अ मिनिमम लोडिंग इफेक्ट, क्योंकि आपके इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी हाई आते हैं तो जो प्रीवियस स्टेजेस का जो लोड है वो नेक्स्ट स्टेज के लोड पे काफ़ी कम लोड डालेगा इनपुट पार्ट पे। सो इट हैज़ अ वेरी लो
और मिनिमम लोडिंग इफेक्ट। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इज़ दैट इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव सर्किट, एंड सेकेंड वन इज़ द लीकेज करेंट। बिकॉज ऑफ द लीकेज करेंट के बारे में आपने पढ़ा है कि लीकेज करेंट ICO करंट फ्लो करता है इन ट्रांजिस्टर में। तो अगर हम एक बहुत सारे ट्रांजिस्टर को कैस्केडेड फॉर्म में यूज़ करें तो लीकेज करंट का जो पहला ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट है वो एम्पलीफाई होकर के दूसरे ट्रांजिस्टर में जाएगा, और दूसरे ट्रांजिस्टर जो है वो क्या है आपके नेक्स्ट स्टेज के ट्रांजिस्टर में जाता है, जिसके कारण जो ओवरऑल करंट गेन है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। और जिससे कि आपको पता है कि लीकेज करंट आपके ट्रांजिस्टर को डैमेज भी कर देता है। तो अगर वेरी हाई लीकेज करंट फ्लोज इन द डार्लिंगटन सर्किट तो वो इसको ट्रांजिस्टर को बर्न आउट भी कर सकता है। सो हम बहुत ज़्यादा स्टेजेस तक डार्लिंगटन पेयर को यूज़ नहीं करते हैं। अप टू द 3 और मोर जो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर होता है वो इनप्रैक्टिकल है। सो अप टू द स्टेज ऑफ 2 ही हम डार्लिंगटन का इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्ड डिसएडवांटेज इज़ द बाइसिंग प्रॉब्लम। तो बाइसिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डार्लिंगटन पेयर को, इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर। जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर बायस यूज़ किया जाता है एक ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए। तो हम एक ट्रांजिस्टर को पोटेंशियल डिवाइडर बायस करके हम उसके इफेक्ट को देखते हैं कि बाइसिंग से क्या प्रॉब्लम आ सकती है एक डार्लिंगटन सर्किट में। सो दिस इज़ अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, एंड हमने इसको पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग से हमने इसको बायस किया है। एंड हियर वी हैव द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस इज हमने इसको कंसिडर किया है, दैट इज़ इट इज़ द लोड रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्टेज एंड इसके आगे आपका जो सेकेंड डार्लिंगटन पेयर में जो सेकेंड स्टेज में जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ नथिंग बट जो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। सो RI आई हैव टेकन इट हियर, एंड RI डैश हमने कंसीडर किया है दिस बाइसिंग रेजिस्टेंस के साथ। तो जो हमें RI मिलता है उसके साथ जब बाइसिंग रेजिस्टेंस ऐड होंगे तो वो क्या इफेक्ट आएगा हम उसको देखते हैं। सो वी कैन रीड्रॉ द सर्किट। तो हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, दैट इज़ द थेवेनिन रेजिस्टेंस वी हैव obtained here, that R1 and R2 is in parallel with, and further we can analyze. So हम AC एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। सो फॉर AC एनालिसिस क्या होगा, आपका DC वैल्यू विल बी 0। सो फॉर AC एनालिसिस VTH, so this is basically a VTH only. VCC is equal to 0. So we can calculate the value of RI here. This RI would be
हमने ऑप्टेन भी किया है इसको HI प्लस 1 प्लस HFE RE। यहाँ पे RE वी हैव टेकन 1 किलो एंड तो ये वैल्यू आपका अगर HFE इज इक्वल टू 50 लेते हैं तो RI वुड कम 52.1 kilo and if you will calculate the value of RI dash तो RI dash जो है वो होगा RI is in parallel with R1 parallel with R2। तो यहाँ जो R1 और R2 का वैल्यू जो होगा वो हमारे पास एक रेंज में होता है, क्योंकि ये बाइसिंग रेजिस्टेंस है वो हम डिज़ाइन के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारे पास R1 का वैल्यू और R2 के रेशियो में 1/10 टाइम्स का डिफरेंस रहता है, तो अगर हमारे पास 100 किलो ओम का है तो जो R2 होगा वो 10 किलो ओम का हमें इस्तेमाल करना रहता है होगा अगर आपको प्रॉपर बाइसिंग करनी है। तो अगर आप R1 को 10 किलो 100 किलो ओम लेते हैं तो R2 आपका 10 किलो ओम के आसपास आएगा। तो इफ़ यू विल कैलकुलेट R1 पैरेलल विथ R2 देन अगर आप कोई भी पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है उससे कम वैल्यू आएगा। सो इट विल कम अराउंड 9 किलो। सो इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस जो है RI डैश जो है दैट वाज R1 RI पैरेलल विथ R1 पैरेलल विथ R2 था। तो दिस R1 पैरेलल टू R2 इज़ कमिंग अराउंड 9 किलो एंड इवन दो कि आपका ये 52 किलो ओम आ रहा है, फिर भी ये 9 किलो ओम के साथ अगर वो पैरेलल आएगा तो इट विल बी लेस देन 9 किलो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ द बाइसिंग रेजिस्टेंस द इनपुट रेजिस्टेंस जो कि हमें काफ़ी हाई रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ द डार्लिंगटन सर्किट, हमें इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी लो मिल रहा है। सो वी कैन राइट इट हियर effective input resistance is low. So what is the solution? Because of the biasing circuit in the Darlington biasing circuit, so we are getting a low value of resistance और हम एक डार्लिंगटन सर्किट को के हाई रेजिस्टेंस को ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द सॉल्यूशन इज़ हियर द बूटस्ट्रैपिंग। तो हम जो बाइसिंग प्रॉब्लम है एक डार्लिंगटन सर्किट में उसको ओवरकम करने के लिए टू ओवरकम दिस bootstrapping we are using. So let's see what is bootstrapping and how does it works. तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप सर्किट को ड्रॉ करते हैं।
सो दिस इज़ द सर्किट। यहाँ हमें ध्यान देना है जो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है वो बेस टर्मिनल पे कनेक्टेड नहीं है, और जो R3 है वो आपके इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, और जो कैपेसिटेंस है वो इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द DC एनालिसिस हियर। सो DC एनालिसिस, तो DC एनालिसिस में आपके कैपेसिटेंस जो है वो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेंगे। सो वी कैन राइट लाइक CB1, CB2 and C dash act as ओपन सर्किट। सो DC एनालिसिस करके हम ये चेक करेंगे कि जो हमें बाइसिंग, एक पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग का जो रिक्वायरमेंट होता है वो इस सर्किट से फुलफिल हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट। So you can realize that this arrangement of the resistor provides the biasing, potential divider biasing for the given circuit. हम यहाँ थेवेनिन इक्विवेलेंट भी ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज RTH इज नथिंग बट R3 sum of R1 parallel with R2। अब हम इस गिवन सर्किट का AC एनालिसिस करेंगे। सो फॉर द AC एनालिसिस, सो VCC वुड बी 0 एंड द कैपेसिटर्स जो भी लगे हुए हैं वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेंगे। सो फॉर AC एनालिसिस, VCC is equal to 0 and CB1, CB2 and C dash act as short circuit. So first of all we draw the circuit, equivalent circuit of for the AC analysis. So ये आपका AC इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यू कैन सी द एक्चुअल फिगर। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो आप एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क कर रहे हैं। सो CB1 इज़ एक्टिंग एज ए शॉर्ट सर्किट। सो मैंने यहाँ पे R3 ड्रॉ किया है। R3 से ये इस पॉइंट पे ये कनेक्टेड है, और यहाँ से आपके R2 कनेक्टेड है। जैसे कि R1 is connected with VCC and VCC would be grounded in AC analysis। तो मैंने R1 and R2 को जो है वो एक पैरेलल हो जाएंगे, एंड दिस C डैश भी आपके एक शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, जिससे RE भी आपके R1 और R2 के पैरेलल हो जाएंगे। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे R1 and R2 and RE is acting as a parallel to among each other। अब हम फर्दर इस सर्किट का एनालिसिस करते हैं। सो ये जो गिवन सर्किट है वो
आउटपुट हम इमीटर से ले रहे हैं और बेस में से हम इनपुट फीड कर रहे हैं। तो ये एक कॉमन कलेक्टर सर्किट है। तो फॉर कॉमन कलेक्टर इट इज़ voltage gain should be less than and equal to 1, so we can write it here. For common collector AV V0 by V1 is less than equal to 1। अब हम सर्किट को अगर फर्दर एनालाइज करें तो ये जो R3 रेजिस्टेंस है वो एज ए फीडबैक एलिमेंट काम कर रहा है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बिकॉज इनपुट और आउटपुट के बीच में R3 इज एक्टिंग एज ए फीडबैक एलिमेंट। सो वी कैन अप्लाई द मिलर थ्योरम हियर कि हमें जो इनपुट पार्ट का और आउटपुट पार्ट का रेजिस्टेंस है उसको हम अलग कर पाए। सो लेट्स अप्लाई द मिलर थ्योरम। तो चलिए हम मिलर से इक्विवेलेंट मिलर सर्किट थ्योरम लगा करके इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। So this is the equivalent circuit, and there are 4 resistance here at the output: RE, R1, R2 and R3 AV minus 1, जो कि एक मिलर थ्योरम लगाने के बाद हमें जो फीडबैक एलिमेंट रेजिस्टिव एलिमेंट था वो ब्रोक हो करके ये हमें मिला है, और ये चारों आपस में पैरेलल हैं। तो अगर हम लास्ट टाइम के भी कैलकुलेशन में देखें तो R1 वी हैड टेकन अराउंड 100 के एंड R2 वी हैड टेकन अराउंड 10 के, एंड इफ़ R3 इज़ हियर 100 के, अगर हम R3 को 100 के लेते हैं, R1 100 के, R2 10 के, and this is the load resistance RE, so RE we had taken here 1 के। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो वी कैन अप्रॉक्सीमेट इट एज ए RE ओनली, एंड बिकॉज अगर पैरेलल कम्बिनेशन में आप किसी को कैलकुलेट करेंगे तो जो लोएस्ट वैल्यू होगा वो उससे कम या उसके इक्विवेलेंट आता है, सो इट विल कम अराउंड 1 किलो ओम। So we can calculate here the Ri dash. So Ri dash would be R1 plus HFE RE, and HFE जब हम डार्लिंगटन के केस में हमने we had taken 99, so here also we have taken 99, so it will come around। So हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम ले तो HI टर्म विल ऑल्सो कम, that had a value of 1.1 kilo ohm, so it will come around 101.1 kilo ohm, and we can calculate the value of RI input resistance, जो कि अगर हमने जो बूट डार्लिंगटन पेयर में देखा था कि जो इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जा रहा था बिकॉज ऑफ द बाइसिंग रेजिस्टेंस ना। सो वी विल कैलकुलेट the value of this resistive element, and this resistance would be in a parallel with
दिस आर आई डैश। सो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं पहले। सो लेट अस कंसीडर दिस रेजिस्टेंस को हम आर इफेक्टिव डालते हैं, बिकॉज इस रेजिस्टेंस पे ही आपका सारा वैल्यू डिपेंड करता है। बिकॉज लास्ट टाइम जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें जो आर इफेक्टिव का वैल्यू था वो काफ़ी कम आ रहा था। सो दिस इज़ आर इफेक्टिव इज इक्वल टू R3 1 माइनस ए बी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि दिस इज़ अ कॉमन कलेक्टर एंड देयर वोल्टेज गेन इज़ less than 1. So we have considered it here that the value of AV is 0.995. अगर हम ऐसा कोई रेजिस्टेंस ले मतलब सर्किट लेते हैं जिसमें आपका AV आपका 0.995 आ रहा है, so we can calculate the value of R effective here. So and the value of R3 we had taken here 100 K. Divided by 1 minus 0.995. So if you will calculate this, it will come around 220 mega ohm. So this is a very huge value we are getting here. In case of the bootstrapping, we were getting a very less value of this, and जिसके कारण हमारा जो इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस जो यहाँ पे हमें मिल रहा था इन केस ऑफ द डार्लिंगटन पेयर, वो काफ़ी कम मिल रहा था. So now in this case we can calculate the value of Ri, and Ri would be is equal to R effective plus Ri dash. And as this value is very large, coming large, R effective is coming around 20 mega ohm, and Ri dash आपका यहाँ 101 kilo ohm आ रहा है. That is a very low value as compared to this R effective. So it will come around the parallel of Ri dash and R effective will come approximately equal to Ri dash. So we can say here, we can write it is approximately equal to Ri dash, since R effective is very greater than Ri. सो इस तरह से हम जो अचीव करना चाह रहे थे एक डार्लिंगटन पेयर में, कि हमें एक रिक्वायरमेंट थी वेरी हाई वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, और बिकॉज ऑफ द बाइसिंग रेजिस्टेंस उसका इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी घट जा रहा था. तो हमने बूटस्ट्रैपिंग के हेल्प के मदद से हमने इस रेजिस्टेंस को अचीव किया. सो फर्दर वी कैन एनालाइज इट हियर दैट यहाँ पे हमने AV का वैल्यू 0.955 लिया है. सो द वैल्यू ऑफ R effective इज़ कमिंग टू 20 मेगा ओम. इफ़ आइडियली अगर AV का वैल्यू अगर हम 1 कंसीडर करते हैं and this value gives voltage gain of 1, so this R effective will tends to infinity because denominator part will become 0. So this resistance will give a very high resistance, that is ideally or tends to infinity. So this resistance will reflect at this point also, बिकॉज ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, एंड यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में आएगा, एंड दिस इज़ अ वेरी लो वैल्यू एज़ कंपेयर टू दिस हाई रेजिस्टेंस. सो वही सेम रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा. एंड सो वी कैन से इट हियर द कंडीशन फॉर द बूटस्ट्रैपिंग इज़, अगर आइडियल कंडीशन देखा जाए, इन द सेम मैनर वी कैन राइट द कंडीशन फॉर बूटस्ट्रैपिंग
First one is AV is equal to 1 ideally, and second one R effective, because of the AV is equal to 1, so R effective tends to infinity, so Ri will become infinity parallel with Ri is equal to Ri dash. सो इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लेक्चर को देखिए, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।